इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उस मुल्क से बड़ा बदबख्त मुल्क कोई और नहीं हो सकता जिसके असल मसाइल कुछ और हों, लेकिन उसके अहले सियासत और अहले सहाफ़त रोज़ाना डिस्कस कुछ और कर रहे हों। इस तरह का मुल्क माजी के बगदाद का नक्शा पेश करता है जो तातारियों के हमले के ज़िद में था, लेकिन वहाँ पे मुनाज़रे कुछ और मौज़ूआत पे हो रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान के असल मौजू वो तो उसकी मईशत है, वो तबाह होती हुई मईशत है। फिर कोविड का मसला है जो इंसानों को निगल रहा है और पूरी दुनिया का नंबर 1 मसला बन गया है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं। इसी तरह कश्मीर के फ्रंट पे जो डेवलपमेंट हो रही है और कश्मीर का मसला है और हिंदुस्तान के साथ जो एक पुरस्कार डिप्लोमेसी हो रही है, वो इस मुल्क की सलामती से रिलेटेड एक अहम तरीन इशू है। फिर IMF के साथ डीलिंग है, स्टेट बैंक के मामलात है। ये असल इश्यूज़ हैं जिन पे डिस्कशन होनी चाहिए इस मुल्क के ईवानों में और इस मुल्क के स्टूडियोज़ में। लेकिन क्या करें, हम भी बदकिस्मत लोग हैं मीडिया वाले, क्योंकि हम भी मजबूर हो जाते हैं हवा के रुख में चलने की वजह से। और इस वक्त तो पोजीशन ये भी है कि या तो ये हुकूमत की चालाकी है या फिर अपोजिशन की नाअहली है कि ज़्यादातर डिस्कशन वो हुकूमत की बजाय और हुकूमत की परफॉर्मेंस की बजाय वो अपोजिशन और PDM से मुतालिक हो रहा है। और हर दिन PDM के अंदर कोई ना कोई डेवलपमेंट ऐसी हो जाती है कि जिसकी वजह से वो मौजूई बहस बन जाता है और हुकूमत भी आराम से बैठी रहती है और ये जो असल इश्यूज़ है वो भी पस मंज़र में रहते हैं। तो आज के जरगे में मुझे भी अपने ऊपर ये जबर करते हुए इसी तरह पाकिस्तान की सियासत और ख़ुसूसन PDM की सियासत को डिस्कस करना होगा। और यकीनन मेरे मेहमान को भी अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन उनकी भी मेरी तरह मजबूरी है कि वो मेरे सवालों का जवाब दें। तो जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और PDM के जनरल सेक्रेटरी, आज के जरगे में हमारे साथ हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। और जो आपके PDM के सदर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उनके साथ तो उस रोज़ मैं PDM के फातिहा ख़ानी के लिए गया था और मैंने तो उनके साथ फातिहा ख़ानी कर दी, लेकिन वो हाथ नहीं उठा रहे थे और वो मुझसे फातिहा नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो उनका ख़्याल था कि PDM इसके बाद भी कायम रहेगा। तो सिर्फ मैंने हाथ उठाया हुआ था, उनके हाथ नीचे थे। तो पीपल्स पार्टी ने अब जो कुछ किया सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए, तो उसके बाद आप भी जनरल सेक्रेटरी हैं, तो मैं आपके साथ फातिहा कर लूँ PDM का। नहीं, वो आपने जो हाथ उठाए थे वो दुआ के लिए उठाए थे कि सबको हिदायत हो लेकिन लगता आपकी दुआ कबूल हुई नहीं तो इसलिए ये बदकिस्मती है कि जो PDM का मकसद था, जिस पर आज भी सारे कायम हैं, हाँ, कि मुल्क के मामलात को, मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक चलाया जाए, उससे तवज्जो हट गई है। PDM उससे नहीं हटी। PDM एक जमात भी रह जाए, मुस्लिम लीग नून अगर वहाँ पर रह जाए, हम इस मामले से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ इसी बात में है। ये मुश्किलात हैं, जो पिछले इजलास में हुआ वो पब्लिक नॉलेज है, उसमें कोई बात ढकी छुपी नहीं है, बल्कि जो एतमाद की बातें उस इजलास में थी वो भी अवाम के सामने आ गई, जो कि मुनासिब बात नहीं होती। जो फैसले थे वो तो अवाम के सामने आए ही। अब ये मामला दूसरा आ गया है, लीडर दी अपोजिशन वाला। यहाँ पर भी एक अजीब सा वाक़या हुआ है। बहरहाल हमारी मुल्क की तारीख़ अजीब वाक़ों से भरी हुई है, तो उसमें मज़ीद एक इजाफ़ा हो गया कि आज सेनेट का चेयरमैन भी मुतनाज़ा है और लीडर द अपोजिशन भी मुतनाज़ा है। तो अब अल्लाह करे कि लीडर द हाउस को सही चुन ले, उसमें कोई झगड़ा ना पड़ जाए। तो इसके बाद PDM भी मुतनाज़ा नहीं हो गया और हम ये ना समझे कि भाई या PDM ख़त्म हो गया या फिर कम से कम पीपल्स पार्टी उसमें नहीं रहेगी। देखिए, ये बात PDM का ख़त्म होना जो आप कह रहे हैं, मैं फातिहा की गुंजाइश नहीं है PDM में। PDM ना मफाद की जंग है, ना इक़्तिदार की जंग है, ये तो निज़ाम की तब्दीली की जंग है। और ये ऐसा बयानिया है जो मैं समझता हूँ तब्दील नहीं हो सकता। जब तक ये अपने मकसद को नहीं पहुँचेगा, ये बयानिया बदलेगा नहीं,
क्योंकि मुल्क के मसाइल का असल, जैसे आपने शुरू में कहा कि असल जो मामला है वो यही है कि मुल्क के मामलात कैसे दुरुस्त होंगे, वो इसी तरह दुरुस्त होंगे जो पीडीएम कह रही है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, मैं, आपने जनरल सेक्रेटरी का, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, दोनों में जनरल का लफ्ज जरूर आता है। ये बात आप नोट कर ले। तो फिर तो आपको वो लाइन लेनी चाहिए थी जो पीपल्स पार्टी ले रही है। यही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये उस पर मैं कोई बयान नहीं दे सकता। हाँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक जमात अगर उस इत्तेहाद है, किसी पर लाजिम नहीं था, किसी को ज़बरदस्ती नहीं लाया गया इत्तेहाद में, इत्तेहाद के फ़ैसले को कबूल ना करे, उसे इनहराफ करे, तो फिर ज़रा उस इत्तेहाद के अंदर उसका रहना मुश्किल हो जाता है। अगर 9 जमातें एक चीज़ पर मुत्तफिक थीं, उन्होंने ही फ़ैसला किया, इत्तेफाक हो गया और मामूली बात थी। लीडर्स ऑफ अपोजिशन सेनेट में कोई इतनी अहम कुर्सी नहीं है जिस पर झगड़ा हो सके, ये हमेशा इत्तेफाक राय से हो जाता है। इस दफ़ा भी इत्तेफाक राय हो गया था। अब बदकिस्मती है कि पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं हमारा आदमी बनना चाहिए। अगर इस मामले को पीडीएम में वापस ले आते तो ये मामला तय हो जाता। अब नहीं, लेकिन इस पर तो पीपल्स पार्टी ने वो काम किया जो कि आम तौर पर मुखालिफ सियासी जमातों के साथ किया जाता है। मसलन आपका सेनेटर दिलावर खान उन्होंने तोड़ दिया, बाप पार्टी की उन्होंने हिमायत ले ली, वही चीज़ें दोहरा दी कि जो आम तौर पर उस मुखालिफ के साथ होती हैं। तो इसके बाद आप कैसे इकट्ठे चलेंगे? नहीं, इकट्ठे चलने की बात, देखिए मैंने कहा ये फैसला तो पीडीएम करेगी, मैं नहीं कर सकता। लेकिन इस मामले की हकीकत को देखना बड़ा ज़रूरी है कि हुकूमती बेंचेस से लोग जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट नहीं दिया था चेयरमैनशिप के लिए, उनको अपने अपोजिशन में जमा करके और लीडर्स ऑफ अपोजिशन चुन लिया। अब इससे एक और मामला बड़ा सीरियस पैदा हो गया है कि 57 लोग हैं जो कहते हैं हम अपोजिशन में 57 है। अगर वो वाकई 57 है फिर तो चेयरमैन पैदा एतमाद 51 पे हो जाता है। फिर तो हमें पहली मीटिंग में हमें एक नो कॉन्फिडेंस का वोट मूव करना पड़ेगा। हाँ, इसमें तो ये कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सादिक संजरानी साहब को सपोर्ट किया था और अब उन्होंने अपोजिशन लीडर को सपोर्ट किया। मैं यही कह रहा हूँ ना कि 57 लोग अब अपोजिशन में इकट्ठे हो गए सेनेट के अंदर। हाँ। तो पहला काम ही ये करें कि नो कॉन्फिडेंस का वोट मूव करें। नहीं, लेकिन एक तो खैर ये ताकि वापस यूसुफ गिलानी साहब को यहाँ से उठाकर वहाँ बिठा दें, फिर ये तनाज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अच्छा, लेकिन खैर ये तो सेनेट का मामला है। लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो आप लोगों को शक है कि जी, बल्कि यकीन है, आप लोग उसका इजहार नहीं करते होंगे कि पीपल्स पार्टी की क़यादत मिली हुई है इस हुकूमत को लाने और चलाने वालों के साथ। इसी तरह वो इस्तीफ़ों के मामले से पीछे हट गई, मार्च के मामले में भी मुझे नहीं लगता कि उस तरह वो साथ दे देगी। तो इन सब कुछ के होते हुए क्या अब पीपल्स पार्टी को साथ लेके रखना वक्त का ज़िया नहीं है? देखिए, मैंने कहा मैं मुस्लिम लीग में भी एक ओहदा है मेरे पास, पीडीएम में भी है, तो आपने अपनी राय का इजहार कर दिया है, मैं अपनी राय महफूज ही रखूँगा। तो 4 तारीख को आप उनसे क्या जवाब एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, जवाब जो भी वो दें वो एक इख्तलाफ राय हो सकता है। वो यही कहेंगे कि हाँ हम इस्तीफे में शामिल होंगे या नहीं होंगे। आपकी तवक्को भी यही है, लोग भी आम बात करते हैं कि वो कहेंगे नहीं हम इस्तीफा नहीं देंगे। अगर वो नहीं देते तो फिर आप लोग देंगे इस्तीफे? फिर पीडीएम अपना फैसला करेगी, फिर पीडीएम को फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि 100 इस्तीफे देने और 160 इस्तीफे देने में बड़ा फ़र्क है। तो ये मामला फिर पीडीएम को ज़ेरे गौर लाकर इस मामले को आगे बढ़ाना होगा। अच्छा, लेकिन देखिए, पीडीएम जिस इजलास में बना उसकी दाई पीपल्स पार्टी थी, एपीसी उसने बुलाई थी, एक लिहाज से वो फाउंडिंग पार्टी भी है। तो अगर पीपल्स पार्टी निकल जाती है या निकाल दिया जाता है तो उसके बाद पीडीएम सरवाइव कर सकता है इसी मंशूर और इसी मकसद के तहत? जी देखिए, पहली बात ये है कि पीडीएम फाउंडिंग पार्टी नहीं थी, ये तमाम जमातों का इत्तेफाक था। इसकी मेज़बानी उस इजलास की जो थी वो पीपल्स पार्टी ने की। उसके बाद बहुत से इजलासों की मेज़बानी हमने की है, कुछ की पीपल्स पार्टी ने की है, कुछ की मौलाना साहब ने की है। वो चीज़ अपनी जगह पर है। लेकिन अगर आप
पीडीएम के डिसिप्लिन के मुताबिक नहीं रह सकते, अब तो ये मुमकिन नहीं होता कि आप एक इत्तेहाद की कुछ बातों को तस्लीम कर लें और कुछ बातों को तस्लीम ना करें, क्योंकि इससे जो आपका बड़ा मकसद होता है उसके बारे में वहां पैदा हो जाता है कि अब जैसे आपने कहा कि भाई वो शक शुबहात पैदा हो रहे हैं पीपल्स पार्टी के बारे में, तो फिर अगर हम एक बड़े मकसद के असूल के लिए बाहर निकले हैं जिसमें तकलीफ भी उठानी पड़ेगी, कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, ये सीटें छोड़ना आसान काम नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा वाक़या नहीं है, लेकिन अगर वो ये भी कुर्बानी देने पे एक जमात तैयार ना हो तो फिर उसका इत्तेहाद में रहना मुश्किल हो जाता है, उसके अपने लिए भी मुश्किल होता है और दूसरी जमातों का एतमाद भी उस पर नहीं रहता। अच्छा, उन लोग आपके लिए वो कुर्बानी मुश्किल है और हमारे लिए ब्रेक ना लेने की कुर्बानी जो है वो मुश्किल है। तो एक किसी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद एक बार फिर आपको जिरगे में। हमारे साथ हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। और शाहिद साहब, एक पीपल्स पार्टी वाले खलवतों में ये भी कहते हैं कि जी देखिए, इनका तो कुछ स्टेक्स नहीं है, हमारी सिंध की हुकूमत है, हमें हुकूमत से भी महरूम करना चाहते हैं, हमारी लीडरशिप इधर है, वो जेलों में भी चली जाएगी। तो वो कहते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून संजीदा है तो मियां नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आते? तो ये मुतालबा उनका जायज़ नहीं है? देखिए, आप हर मुतालबा कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी भी जेल में आ जाए, सारे जेल में चलते हैं। जहाँ तक मकसद की बात है वो बड़ा वाज़ेह है। मियां नवाज शरीफ साहब को हमने हुकूमत से निकाला, हमने सियासत से निकाला, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म है, मेरा हुक्म नहीं है। जज को ब्लैकमेल करके उनको जेल में डाला, बीमार हुए, इलाज के लिए गए हैं, इलाज करवा कर आए हैं। अगर ये उज़र हैं, मुझे कोई ये कहे जी फलाना बंदा, अगर एक बंदे पे मुहीत है जिसकी जो उस जमात का रूह रवां है, जो पूरी तरह हर सतह पर पीडीएम के साथ है, अगर पीडीएम की तहरीक एक जमात पर उसका इन्हिसार है तो फिर हम उनसे कहते हैं कि इलाज ना करवाएं, वापस आ जाएं। लेकिन अब ये बात तो कोई राज नहीं रही ना कि कोई डील आपकी लीडरशिप ने भी की थी और प्लेटलेट्स बहाना और मियां साहब को निकालना असल निशाना था। तो वो कहते हैं कि अगर आप लोग डील कर सकते हैं तो वो क्यों? मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा। हमने कोई डील नहीं की। जो बीमारी थी सबके सामने है, हुकूमती अस्पतालों से भी टेस्ट हुए, सबके सामने हुए, माहिरीन 3 हफ्ते लगे रहे, जो वहाँ गए हैं वो भी आपके सामने हैं, जो रिपोर्ट्स हैं। चले हमारे मुल्क में हम कहते हैं जी हम तो किसी चीज़ पे एतमाद नहीं करते, तो हम कहते हैं जी यहाँ रिपोर्ट सारी हमने बना ली और डील कर ली। तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो क्या कह रहे हैं? तो इसलिए मैं फिर कहूँगा कि आज ये मियां नवाज शरीफ सबसे बड़ी कामयाबी है कि हुकूमत भी कहती है कि मियां नवाज शरीफ के बगैर सियासत नहीं चलेगी, अपोजिशन भी कह रही है। यानी आज मुल्क की सियासत का सारा महवर जो है वो नवाज शरीफ है। तो फिर आते क्यों नहीं है? इलाज करा कर आएंगे। एक आदमी बीमार हो जिसके 3 ऑपरेशन होने हैं, कोविड की वजह से नहीं हुए, वो आ जाएंगे। तो ये हम सब के इलाज पाकिस्तान में हो सकते हैं, आप जैसे आदमी के हो सकते हैं, तो उनका नहीं हो सकता? उन्होंने देखें, ये उनके ऊपर है कि इलाज यहाँ हो सकता था, ये नहीं हो सकता था। डॉक्टरों का मशवरा ये था वहाँ से इलाज करवाएं, इलाज करवा रहे हैं। कम से कम हर मरीज़ का ये हक होता है कि जहाँ से मर्जी इलाज करवा ले, यहाँ से कराए वहाँ से कराए, इतना तो कम से कम उनको राइट दें ना। या तो आप ये फैसला करें ना कि हम आइन को तब्दील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिवर्स करेंगे, मियां नवाज शरीफ वापस इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये सब मामलात भी अपनी जगह पर हैं, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। मियां साहब, मेरी तो ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान में ये कानून साजी होनी चाहिए कि जो यहाँ पे हुकूमत करे या अहम ओहदे पे फायज रहे, वो फारिग होने के 5 साल बाद इस मुल्क से बाहर नहीं जा सके। आप 2 साल कर दें, 2 साल कर दें कि जो आदमी भी इस मुल्क में आकर ऐसे PM लगे, स्टेट बैंक का गवर्नर लगे, मिनिस्टर रहे, यहाँ से एक शख्स बाहर नहीं जाता, उसका नाम है सियासतदान। उसके हर चीज़ इसी मुल्क में है। मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं इलाज के लिए, इलाज करवा कर आएंगे, उनकी जमात भी यहाँ मौजूद है, उनकी ख़ानदान भी यहाँ पर मौजूद है, वो अपनी सियासत कर रहे हैं। जो मियां नवाज शरीफ की कंट्रीब्यूशन है वो भी है,
और जो पाकिस्तान के अवाम का लगाव है, मैं आज भी आपसे कहता हूँ, आज आप इलेक्शन करा लें, मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में भी ना हो, इलेक्शन नवाज शरीफ जीतेगा। अच्छा, इलेक्शन ठीक है, वोट बैंक तो आपका बढ़ रहा है, लेकिन शायद साहब आप बुरा ना मनाइए, हमने इन दोनों बड़ी पार्टियों के ये दोनों रूप देखे हैं कि कभी बहुत इनकलाबी बन जाते हैं, कभी फिर जाके डील कर लेते हैं, कभी फिर इनकलाबी, कभी फिर डील। अभी खुद हम पीपल्स पार्टी का जिक्र कर रहे थे और नून लीग के भी हमने ये मुख्तलिफ रूप देखे हुए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब अगर रिहा हो जाते हैं तो उनके बाद आपको नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून भी, इसकी क्या गारंटी है कि मुस्लिम लीग नून भी उस रास्ते पे नहीं आएगी जिस पे अब पीपल्स पार्टी चल रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून इस रास्ते से अगर कोई जमात भी, मुस्लिम लीग नून तो एक जमात है इत्तेहाद में, जो जमात भी PDM का जो मकसद है, जो बयानिया है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए, इससे हटेगा, अपनी सियासी मौत उसको सामना करना पड़ेगा। ये मैं इस बात पे बड़ा क्लियर हूँ। जो कुछ माजी में होता रहा है, मैं बार बार कहता हूँ, एक ट्रुथ कमीशन बना दे, ये सारे हकायक उसके सामने आ जाएं, किसने डील की, किससे की, क्यों की, क्या मकासद थे। ये हमारी 70-72 साल की एक तारीख है। वो एक अच्छा आइडिया तो है, लेकिन वो ट्रुथ कमीशन बनाए कौन, मुश्तमिल किन पे हो? सर, आप उसको बना दें, उसका ट्रुथ कमीशन जो होता है ये फैसले नहीं करता, ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये जो है नैब नहीं है, ये सिर्फ हकायक को डॉक्यूमेंट करता है। एक मसला है, यानी फाटा का मसला है, आप भी कुछ जानते हैं, कुछ मैं भी जानता हूँ, कुछ जनरल बाजवा साहब उसके बारे में जानते हैं, मौलाना साहब भी जानते हैं, वो सारे हकायक अपने रख देंगे कि जनाब जब ये फाटा का मर्जर हुआ उसके अंदर ये मामलात थे। ठीक, पाकिस्तान के अवाम नतीजा खुद अखज़ कर लेंगे। मकसद ये है कि अपनी तारीख तो दुरुस्त कर लें। ये मैं और आप और सारे TV चैनल सारा दिन तारीख को रहते रहते हैं, और तुमने 1979 में ये किया था, ज़ियाउल हक से मिल गए थे, तुम भुट्टो को फांसी लगी तो तकरीरें कर रहे थे, फिर वो कहते हैं नहीं, तुम जब मुशर्रफ आया उसके साथ मिल गए, तुमने NRO कर लिया। ये चीज़ें तारीख का हिस्सा रहने दें, इनका आज के मामले से ताल्लुक़ नहीं है। सबक हमने ज़रूर हासिल करना है कि आज के मामला। अच्छा, आप लोगों का टारगेट है री इलेक्शन और आइन की असल रूह में बहाली और हाइब्रिड सिस्टम का ख़ात्मा। तो एक दलील पीपल्स पार्टी की ये भी है कि भाई कानूनी तरीक़ा तो इसके सिवा कुछ नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर असम्बली को डिज़ोल्व कर दे। तो इसलिए जब तक इन हाउस का कोई एक्सरसाइज नहीं हो जाता तो आप धौंस से और धमकी से और एहतजाज से तो असम्बली नहीं ख़त्म कर सकते, या अगर करवाएंगे किसी से तो वो तो गैर आइनी और गैर कानूनी होगा। तो फिर पीपल्स पार्टी का नैरेटिव ठीक नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में आइन ही चलता रहा है ना, हुकूमतें कैसे बनी और कैसे गई हैं, कभी असम्बली डिज़ोल्व हुई है? वो अपनी जगह पर रहने दें। ये एक कानून से हल नहीं होगा। ये आप 100 इलेक्टोरल रिफॉर्म कर लें, 100 आइनी तरामीम कर लें, ये जो आज मुल्क में सियासत में हिस्सेदार हैं, इस मुल्क के मामलात में हिस्सेदार हैं, उनको तहैया करना होगा दिल से। ये उनकी सोच की बात है, उन इदारों की, कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम मुहिब वतन हैं, हम इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, और हम ये समझते हैं कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना चाहिए। मैं ये बात सुनना भी चाहता हूँ, इसको अमलन देखना भी चाहता हूँ। वहाँ से आपके मुल्क की तरक्की की इब्तदा होगी। इक़्तिदार आपको चाहिए, आप 100 साल इक़्तिदार रख लें, कोई मसला नहीं है। नहीं इस तो इलेक्शन से मसला हल नहीं होगा। इलेक्शन से मसला हल नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये तहैया करना होगा, पाकिस्तान के अवाम से वादा करना होगा। ये बड़ी आइडियोलॉजिकल बातें हैं या बड़ी अफसानवी बातें नहीं है, ये करना पड़ेगा। दूसरे मुमालिक ने किया है कि लेकिन सबसे पहले तो ये कि इस हुकूमत या इस निज़ाम को ख़त्म कैसे करेंगे? वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा जब आप ये तहैया कर लेंगे कि इस मुल्क में मामलात आइन के मुताबिक चलेंगे, यहाँ अपोजिशन के बेंचों से सेनेटर उठाकर लीडर अपोजिशन नहीं बनाया जाएगा, तो उस वक्त ये मामले खुद तय हो जाएंगे। लेकिन अभी तो आप लोगों ने भी एक लिहाज से ताकत का इस्तेमाल शुरू किया है। आपको नैब बुलाती रही, आप जाते रहे, आपने कैद भी काटी, अदालतों से रिलीफ हासिल किया, शहबाज शरीफ साहब जाते रहे। अब तो मरियम नवाज़ साहबा ने
वो हजूम के साथ एक लिहाज से आप लोगों ने भी मौलाना फजल रहमान की तरह जो है इदारों के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। हमने इदारे का हुक्म सर आंखों पर है। 2 नोटिस आए हैं जिनका ना कानूनी हैसियत है ना अखलाकी हैसियत है। उसके बावजूद हमने कहा जी हम आएंगे। लेकिन मसला ये है कि जब आप एक पॉलिटिकल लीडर को बुलाते हैं तो फिर अवाम रिएक्ट करते हैं, उसकी पार्टी रिएक्ट करती है। और यहाँ पर सिर्फ एक पार्टी ने नहीं, पूरी पीडीएम ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा जी हम फिर अपने भी जज्बात का इजहार करेंगे, हम सड़क पे आएंगे। मरीम नवाज तो अंदर जाएंगी वकीलों के साथ नैब में, लेकिन सड़क पे इकट्ठा होना हमारा आईनी हक है, अपना इजहार राय हमारा आईनी हक है, वो हक इस्तेमाल करेंगे। तो जो चोर होता है हमेशा चोर होता है। नैब को अपनी नीयत का पता है, नैब को अपनी चोरी का पता है। तो ये नैब ने क्या चोरी की? ये तमाशे नैब ने हुकूमतों को तोड़ा, अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल होती है, रोज़ इस्तेमाल होती है। मुझे बताएं हुकूमत में करप्शन नहीं है? आज पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत आज इक़्तिदार में है, करप्शन नज़र नहीं आती। ये चीनी के पैसे क्यों बढ़े? गंदम कहाँ जा रही है? ये दवाइयों के स्कैंडल क्या है? दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो कोविड वैक्सीन बेचता हो, दुनिया में नहीं है। एक मुल्क है पाकिस्तान जिसने बाज़ाब्ता इजाज़त दी है। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं, मैं यहाँ कौन सा मामला इसमें करप्शन नहीं है? मुझे ये बताएं, ये जो कोविड वैक्सीन ला के बेचेंगे, मेरी एक गुजारिश है, ज़रा बताएं कहाँ से लेकर आए हैं वैक्सीन? रूस से लाएं, जिससे भी लाएं, उस मुल्क का नाम, उस इदारे का नाम बताएं जो जिससे उनको वैक्सीन बेची है। नहीं, उस पर तो हमने भी एतराज़ किया। क्या हुकूमत पाकिस्तान वैक्सीन नहीं खरीद सकती थी? क्या हम इतने गिर गए कि हम 5 करोड़ टीके नहीं खरीद सकते थे? पैसे नहीं है ना, कहते हैं आप लोगों ने खजाना खाली कर दिया, लूटा है सब कुछ। यार लूट के तो 50 अरब कर्जा और ले लेना। जहाँ पर आज योमिया हम 3-4 अरब कर्जा ले रहे हैं, तो 50 अरब कर्जा और ले लें। क्योंकि अगर आप ये कर्जा नहीं लेंगे, जब बीमारी फैल रही है, पूरी दुनिया में कोविड कम हो रहा है, पाकिस्तान में ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि हम वैक्सीनेशन नहीं कर रहे। तो अगर वो हम नहीं करेंगे तो फिर हमें लॉकडाउन करने पड़ेंगे, फिर लॉकडाउन, फिर जो कारोबार को मुल्क का नुकसान होता है। सिर्फ वैक्सीनेशन भी मसला नहीं है ना, लोग एहतियात भी नहीं करते। आप लोग खुद जलसे जुलूस कर रहे हैं मुसलसल। देखिए जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, नैब को इसका खदशा है कि कोविड लग जाएगा। हाँ। उसी दिन परेड हो रही थी, वहाँ कोई कोविड नहीं था। यहाँ पर शादी घर खुले हुए हैं, हर चीज़ खुली हुई है, लेकिन जहाँ पर कोविड होता है वहाँ कोविड होता है। आप हमारी NCOC को देख लें, आपने उनका ख़त पढ़ा है जो उन्होंने जारी किया है। ये हमारे कौम के इदारे हैं, अगर उनकी सोच इतनी महदूद है, इतनी फॉल्टी है, इतनी गलत है, तो आप क्या तवक्को करते हैं? आप कैसे मामलात को हल करेंगे? आप होते तो आप कोविड को किस तरह डील करते? वो तो कहते हैं कि भाई हम लोगों का कारोबार भी बंद नहीं कर सकते। कौन कह रहा कारोबार बंद करें? आप एक नेशनल पॉलिसी बनाते, सारे सूबे इम्प्लीमेंट करते, एक नुक्ते से शुरू कर देते कि जहाँ जो आदमी बाहर जाएगा मास्क पहन के जाएगा, बाकी मामलात वहाँ से शुरू करते। जब वैक्सीन आ गई है, आप कंसंट्रेट करते वैक्सीन पे। मैं ये 50 अरब रुपया नहीं है मुल्क के पास, आपने कितने पैसे बांटे लोगों में? आप 50 अरब बिस्प से निकाल कर दे देते, एक दिन में तो खर्चा नहीं आएगा ना। आप 5 करोड़ टीके लेंगे, वो आने में 1.5 लग जाएगा। अब लगाने शुरू करें लोगों को टीके। लेकिन अभी वैक्सीन की कमी तो नहीं है। टीके चीन से खैराती आए हुए हैं, कोवैक्स के ज़रिए एस्ट्राजेनेका के खैराती आने वाले हैं। कुछ अभी असद उमर साहब कह रहे हैं कि हमने चीन की एक कंपनी को ऑर्डर भी दे दिया, लेकिन लोग लगाने को तैयार नहीं है। यहाँ आप लगाने वाले बने, लोग लगाने को तैयार है, जो नहीं लगाएगा फिर वो उसको भुगते। एक बीमारी है, उसका एक बचने का तरीका आ चुका है। आपके मुल्क में आज तक 10 लाख टीका भी नहीं आया। आपने खुद लगाए? जी, मैं लगाना चाहता हूँ, मेरी उम्र आएगी तो मैं लगवा लूंगा। हाँ ठीक है ना। अभी तो हम 70 साल तक पहुंचे नहीं, मेरी उम्र पे आएगा तो मैं लगवा लूँगा। आपकी उम्र पे आएगा आप लगवा लें। अबाउ 60 के लिए अब आप तो अबाउ 60 तो है ना? अबाउ 60 है, अभी वो नहीं आया। लेकिन उस रोज़ आपके PDM के सदर मौलाना साहब ने कह दिया कि या इमरान खान का कोरोना जाली है या वैक्सीन जाली है। नहीं, ये इसका भी जवाब देना चाहिए कि एक आदमी ने वैक्सीन लगाया पूरे मुल्क के सामने, उसको कोरोना हो गया, तो ज़रा आवाम को बताएं तो सही इसकी टेक्निकल वजूहात हैं। ये जो हुआ है वज़ीर-ए-आज़म साहब को कोरोना, इसकी टेक्निकल वजूहात हैं, वो आवाम के सामने रखनी ज़रूरी है।
लेकिन आप तो नहीं, वो तो यही है कि भाई वैक्सीन से एक दिन में आपको तो वो नहीं हो जाता, वो तो कई दिन बाद आपके या हो एंटीबॉडी सकता है डेवलप होते बीमारी पहले से हो, वैक्सीन बाद में हाँ। लगी हो, उसके सिम्टम्स नहीं आए, ये अवाम को बताना पड़ता है। पर लोग तो ये मजाक उड़ा रहे हैं, जी देखें जी इंजेक्शन लगाया कोरोना हो गया, कोई इस इंजेक्शन से ही कोरोना होता है, ये भी लोग बात कर रहे हैं। तो आपका ये हुकूमत का काम है, ये NCOC का काम है। अभी जो उन्होंने एक खत जारी किया है उसमें 11वें नंबर पे लिखा हुआ है कि मास्क पहना करें। मास्क जो है वो नंबर 1 पे होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रोटेक्शन ये आपका मास्क है, इस पर कोई खर्चा नहीं है, कपड़े से बना लें, आपको हिफाजत मिलेगी। हम वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, बाकी पॉलिसीज़ क्या इम्प्लीमेंट करेंगे। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, तो चंद कोशिश करेंगे कि कुछ अहम कौमी मसाइल पे शाहिद खान साहब की राय जान लें। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। हमारे साथ हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद साहब, आपके कायद मियां नवाज़ शरीफ साहब की बड़ी ख्वाहिश थी और कोशिश थी कि इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आए, ख़ुद आपकी भी थी। अब कुछ आसार पैदा हो गए हैं मोदी के खतूत से, कुछ डेवलपमेंट से, DGMOs के एक दूसरे के साथ हॉटलाइन पर रब्ते की बहाली से, कि शायद इंडिया के साथ दोबारा कुछ मामलात तय हो रहे हैं। तो आप लोग तो खुश होंगे कि जो आप लोगों का साबका रास्ता था उस पर हुकूमत आ गई है। देखिए, हमारा रास्ता ये नहीं था, हमारा एक बाइज़्ज़त रास्ता था। आज आप बंद कमरों में रात के अंधेरे में कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं, ये बदनसीबी है मुल्क की। आप करना क्या चाहते हैं ये तो ज़रा आवाम को बताएं ना। क्या मेरा एक सिंपल सवाल है, 1948 के रेजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल की, हम 72 साल से कश्मीर का मसला हम उनसे लिंक किए बैठे हैं कि उसके मुताबिक कश्मीर का मसला आएगा। क्या हम आज उससे हट गए? अगर हट गए हैं फिर पार्लियामान को एतमाद में लें, पाकिस्तान के अवाम को एतमाद में लें। वाजपेयी साहब आए, ये सवाल आप जब मियां नवाज शरीफ साहब आए उनसे ज़रूर करें कि वाजपेयी साहब ने उनको क्या कहा था लाहौर में, क्या कहा था? नहीं, मैं इसका जवाब वो जवाब वही देना। मुझे उन्होंने एतमाद में बताया, हम जेल में थे, ठीक, मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने पहले जवाब नहीं दिया, एक दिन उन्होंने जवाब दे दिया, वो मेरे पास महफूज है। आप उनसे जब भी मौका मिले ये सवाल कर लें कि वाजपेयी साहब ने जब वो लाहौर, इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म बस में बैठकर लाहौर आया था, मीनार पाकिस्तान पे गया था, तकरीर की थी, वो तकरीर आपने सुनी होगी जी। कोई पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म ये तकरीर कर सकता है? उसने तकरीर की, इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म, उसने इंडिया के लिए कर दी ना। हाँ, क्या आप इस किस्म का तकरीर दिल्ली में जाके कर सकते हैं? वो बात अपनी हकीकत है। उसके बाद 13-15 साल गुजर गए, एक और इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पर खुद आया, उनके घर पर गया बगैर किसी प्रोग्राम के। उसके बाद क्या हुआ, ये सारा ये भी तारीख का हिस्सा है। मैं फिर ये कहूँगी लेकिन अभी जिस चीज़ पे आप कमीशन पे रख दें। अभी जो आप कह रहे थे ना कि बंद कमरों में सब कुछ हो रहा है, तो उस पर भी एतराज़ ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने साथ न फ़ॉरेन ऑफिस के लोगों को बिठाया, न अपने साथ ब्यूरोक्रेसी को भी बिठाया, और वो खलवत के साथ बंद कमरे में उनके पता नहीं था कौम को कि भाई मोदी के साथ उन्होंने क्या किया। देखिए, वो ऑफिशियल विजिट नहीं था, वो काबुल से जा रहे थे, उन्होंने कहा जी मैं ये एक इनिशिएटिव होता है। एक लीडर जब दूसरे लीडर से बात करता है, फिर वो लीडर उस बात को आगे बढ़ाता है, दोनों एक बात पर इत्तेफाक करते हैं और हमने एक मसले को हल करना है। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, अमेरिका रूस के ताल्लुकात भी ऐसे ही रहे हैं। उसके बाद वो लीडर अपनी हुकूमत को, अपने हुकूमती इदारों को उस मामले से आगाह करता है। यहाँ पर तो बातें कोई कह रहा है लंदन में मीटिंग हो रही है, कोई कहता है फलाने आदमी की हो रही है, फलाने आदमी की हो रही है। नहीं तो अभी ऐसा हुआ होगा ना कि लीडरशिप की सतह पे कुछ चीज़ तय हुई होगी, अभी वो मैच्योर हो के फिर कौम के सामने आएगी ना। क्यों कौम के सामने रख दी है? मैच्योर होने देते हैं उसको। हम इंतज़ार कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मैच्योरिटी का इंतज़ार कर लेते हैं। नहीं तो हुकूमत ने तो अभी कुछ भी नहीं किया, वो तो कहते हैं स्टेटस क्यू है बस। पूरी दुनिया कह रही है। मैं यही कह रहा हूँ ना, आपने स्पेकुलेशन की इजाज़त दे दी है।
कश्मीर के मसले पर हर किस्म की बात चल रही है। एक मसला इस मुल्क में गैर मुतनाज़ा होता था कश्मीर का, आज वो भी तनाज़े का शिकार है। मुल्क के अंदर हर किस्म की राय बन जाएगी उसके बारे में। कोई कहते हैं यूएई इन्वॉल्व है, कोई कहते हैं जी अमेरिका इन्वॉल्व है, कोई कहते हैं इसराइल इन्वॉल्व है, कोई कहता है पता नहीं हमने क्या कर दिया है, सौदा कर दिया है कश्मीर का। यार अब ज़रूरत इस बात की है कि ज़रा पाकिस्तान की अवाम को बताएं कि आप कर क्या रहे हैं, इस मामले को क्लैरिफाई कर दें ना। अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो यही कह दें हम कुछ नहीं कर रहे, हम कोई बात कश्मीर पे नहीं कर रहे, या यही कह दें कि हम जो 1948 के रेजोल्यूशंस हैं उनसे पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं हटा, यही बात कर दें। आज हम तो जाते हैं, हर आदमी यही बात कह रहा है कश्मीर का सौदा हो गया, कश्मीर का सौदा हो गया। क्या सौदा? हम भाई मेरा भी ये सवाल है, लोग हमसे कहते हैं, उसे कहते हैं, हमें कहते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, कश्मीर का सौदा हो गया। भाई सौदा हो गया, किसने किया है, क्यों किया है, किन शराइत पर किया है, हमें भी पता चल जाए। पूरी पाकिस्तान यही बातें कर रहा है। अच्छा, एक जो सौदों से मुझे बात याद आ गई कि जो आप लोगों ने LNG का किया था, अब मौजूदा हुकूमत कह रही कि हमने उससे सस्ते पे ख़रीद लिया। जी बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी है उनकी, इससे भी सस्ता मिल रहा है। ये तो ये इस बात का सबूत नहीं कि उस सौदे में कुछ हाथ हो गया था। मैं कह रहा हूँ तफ्तीश कर लें, नैब को दे दें। मैं तो हमेशा कहता हूँ वो सौदा उस वक़्त तक 15 साल का दुनिया का सस्ता तरीन सौदा था, और हमने उसकी कीमत एक टेंडर के ज़रिए मालूम की। आज की हुकूमत ने कोई टेंडर नहीं किया। अवाम को बेवकूफ़ मत बनाएं, झूठ ना बोलें, इस कॉन्ट्रैक्ट को अवाम के सामने रखें ना। हमारा कॉन्ट्रैक्ट अवाम के सामने है। अच्छा, एक मैं इकनॉमिक मामलात को तो नहीं समझता, लेकिन हम हर सियासी पार्टी की तरफ से ये सुनते थे कि स्टेट बैंक को ख़ुद मुख्तार बनाना चाहिए, स्टेट बैंक को ख़ुद मुख्तार बनाना चाहिए। अब जबकि इस हुकूमत ने स्टेट बैंक की ख़ुद मुख्तारी के लिए आर्डिनेंस जारी कर दिया है, तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी पार्टी की तरफ से भी ज़्यादा एतराज़ उस पर। वो ऑर्डिनेंस पढ़ा है आपने? नहीं, मैंने तो आपने अपने समार जो फैसले हैं, माशी जो फैसले हैं, जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, स्टेट बैंक के हवाले कर दिए। स्टेट बैंक में जैसे आपने पहले कहा, नहीं तो खुद मुख्तारी तो इसी को कहते हैं ना कि आप खुद मुख्तारी तो हम सब चाहते थे। आप फिर हुकूमत बंद कर दें, फिर उनको दे दें, हुकूमत वो चलाएं, फिर जिम्मेदारी भी उनको दे दें कि वो इस मुल्क की मईशत के जिम्मेदार बन जाएं, ये भी दे दें उनको। जब मैं पैसे खर्च नहीं कर सकूंगा, जब मैं कर्जा नहीं ले सकूंगा, आज हमारे मुल्क की हालत क्या है, हम कर्जे लेकर सूद अदा करते हैं। इस बात को कभी आपने सुना है स्टेट बैंक के गवर्नर से या वज़ीर आज़म से या फाइनेंस मिनिस्टर से? ये आज पाकिस्तान की हालत है कि हम सूद देने के लिए भी कर्जा लेते हैं। अब तो वो कहते हैं आप लोगों ने इतने ज़्यादा कर्जे लिए हैं कि अब उसकी अदायगी का इसके सिवा कोई चारा नहीं। इस पर भी एक मुकदमा दर्ज कर दें, नैब को दे। नैब एक्सपर्ट है फाइनेंशियल मैटर्स में। पाकिस्तान जब से बना था तो 28 अरब के कर्जे, आज 45 अरब से ज़्यादा हो गए हैं। अगर ये हुकूमत 5 साल पूरी करती है तो 60 अरब से ऊपर जाएंगे। नहीं, तो मेरे अगर सारे आप पूरे एक दफ़ा 28,000 अरब का कर्जा लेकर, 28,000 अरब कहेंगे, 28,000 अरब का कर्जा लेकर एक दफ़ा अदा कर देते, सारे कर्जे ज़ीरो हो जाते। आपने तो 17 अरब ऐड कर दिया है, बाकी भी ऐड कर देंगे। ये बचकाना बातें नहीं करनी चाहिए। जब आदमी वज़ीर आज़म हो, वज़ीर ख़जाना हो, ये वज़ीरों की एक वहाँ पर एक टोला बैठा हुआ है ना, बात की समझ है, झूठ बोल देंगे, गलत बयानी कर देंगे। आप हुकूमत माजी में नहीं रह सकती, हुकूमत को हाल में रहना होता है। नहीं, मैं इन दो चीज़ों पे बड़े तलख कमेंट सुन रहा हूँ माहिर माशियात की तरफ से भी कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी और IMF प्रोग्राम पे कि जैसे मुल्क को की खुद मुख्तारी का सौदा कर दिया गया। मैं सीरियसली, चूँकि आप वज़ीर आज़म भी रहे हैं, आप समझते, मैं समझना चाहता हूँ कि इसमें क्या बड़ी बुराई हुई है जिस पे इतनी इशफाक हसन साहब जैसे लोग भी बोल रहे हैं, बाकी लोग भी बोल रहे हैं। देखिए, ये स्टेबल इकॉनमीज़ में ये पॉसिबल होता है जहाँ पर पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग नहीं होती। वहाँ पर एक निज़ाम बन गया है, इकॉनमी चल रही है, उसमें थोड़ी बहुत आप उसके अंदर टिंकरिंग करते हैं, टैक्सेस बढ़ाते हैं, कम करते हैं, ये चीज़ें करते हैं, आप मईशत को आगे, हमारी मईशत ग्रो कर रही है, उसको आपने स्टिमुलस देना होता है, यानी उसको एक इंसेंटिव देना होता है, ग्रो किस तरह करे।
उसमें बड़े मुश्किल फैसले ये होते हैं कि आप कर्जा लेंगे। दुनिया में तकरीबन हर मुल्क कर्जे पे चलता है। आप कर्जा लेते हैं, ग्रोथ देते हैं मुल्क को। अब उस कर्जे का इस्तेमाल क्या होगा, कितना कर्जा लेंगे, ये पॉलिटिकल फैसले होते हैं। ये स्टेट बैंक नहीं कर सकता। स्टेट बैंक, आप किसी भी ग्रोइंग इकॉनमी में देख लें कि स्टेट बैंक की क्या उनकी इख्तियारात हैं, वो इख्तियारात आपके स्टेट बैंक उससे ज़्यादा मौजूद है उनके पास। ये नेपरा ऑर्डिनेंस पे आप लोगों को क्या ऑब्जेक्शन है? नेपरा ऑर्डिनेंस पे मसला ये है कि नेपरा जो है वो कहती थी इतना रेट आप बढ़ा दें बिजली का, उसकी जस्टिफिकेशन भी देती थी। हुकूमत ये फैसला करती थी कि हमने कितना बढ़ाना है। मसलन हम 5 साल हुकूमत में रहे, हमें ओगरा कहता रहा जी गैस का रेट बढ़ा दें, गैस का ये कर दें। हमने मामलात को मैनेज किया, 1 पैसा भी गैस का रेट हमने नहीं बढ़ाया, मामला चलता रहा। ओगरा कहता रहा आपसे? ओगरा कहता रहा, खत के खत मौजूद, हर 6 महीने बाद आज 40% बढ़ा दें या 30% बढ़ा दें। उनका मामलात को देखने का अपना एक तरीका होता है। जो आपने कहा ना, स्टेट बैंक कहता है जी मुझे इख्तियार दे दें सब कुछ, तो वो अपने इख्तियारात बगैर पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के चलाते हैं। ये लिंकेजेस क्या हैं, किस तरह बढ़ाना है, बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स करती हैं, ये पॉलिटिशियन करते हैं। ये किसी और के बस की बात नहीं होती, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं, उसका बोझ भी बर्दाश्त करते हैं, और अगर बेहतर फैसले करें तो उसका फ़ायदा भी उनको मिलता है। यही बात नेपरा की है। अगर आप नेपरा के मामलात पे चलते रहेंगे, आप आज देख लें सर्कुलर डेट कहाँ पहुँच गया। 1050 अरब पे था मजमूई तौर पर जब से पाकिस्तान बना था, आज 2200 अरब क्रॉस कर गया। अब आप उसको कम करने के लिए आपने एक 10% का सरचार्ज भी इजाज़त दे दी है, यानी ₹1.20 फ़ी यूनिट आप वो भी बढ़ा सकेंगे। ठीक। जिस मुल्क में 130 अरब यूनिट बिकते हों, वहाँ पर आप 130 अरब तक का बोझ अवाम पे मज़ीद डाल देंगे, कैसे मामला चलेगा? अच्छा, ये डिबेट अच्छे करने की पोजीशन में सबसे बेहतर इसहाक डार साहब होते। मियां नवाज शरीफ साहब तो चलो बीमारी उनका मसला है, इसहाक डार साहब वापस आके ये डिबेट क्यों नहीं करवाते उनके साथ? हम मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ, वज़ीर-ए-आज़म था मिफ्ता इस्माइल नहीं, साहब। आप नहीं, वो वज़ीर ख़जाना थे। वज़ीर ख़जाना थे। सेनेट का एक सीट भी ऑक्युपाई किया हुआ है। कोई इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। तो आपको भी नहीं थी, तो आप जेल सकते जा सकते। मैं इधर ही था। मैं देखिए, ये हर एक अपना ज़ाती फैसला होता है, ये हर एक का ज़ाती फैसला है। मैं इसमें किसी को वो बात, जहाँ इंसाफ ना मिल रहा हो वहाँ ना रहना बेहतर है, मेरी ये राय है। हम इधर थे, हम आप रह सकते हैं, रह सकते हैं। बाकी देखिए, इसमें मैं किसी की ज़ात पे कुछ नहीं कहूँगा। हर एक अपना फैसला है, हर एक की अपनी मजबूरी है, हर एक की अपनी तकलीफ है। कितनी प्रोड्यूसर फैसला बार बार सुना रहे कि वक्त खत्म हुआ है, तो आप उसे फैसले के ताइब है। तो हमने भी इसहाक डार साहब को अपने फैसले के नीचे रखा हुआ है कि आप जब तक यहाँ मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, जज ब्लैकमेल होंगे, आप वापस नहीं आएंगे। बहुत आप शायद खाकान अब्बासी साहब। नाजरीन, इस तवक्को के साथ कि प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जनाब इमरान ख़ान साहब और पूरी कौम को जो इस वक्त कोरोना के वबा के शिकार है, उनको सेहत कामिला अता फ़रमाएँ और इस मुल्क को जल्द अज़ जल्द और पूरी दुनिया को इस अज़ाब से निजात दिला दें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।